कैसे हो सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल. वेलकम बैक टू द चैनल. सो फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो कि हमने हमारा न्यू एक्ट स्टार्ट करा है जिसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम करेंगे पार्ट 2 और इसमें इन्वॉल्व है सेक्शन 3 टू 10A. ये सेक्शंस आज की वीडियो में हम लोग करेंगे. जो रिमेनिंग सेक्शंस बच जाएंगे वो हम लोग पार्ट 3 में करके इस एक्ट को कंप्लीट कर लेंगे. एक सीक्रेट बताऊं, इस वीडियो को ना एंड तक देखना, बिकॉज एंड में ना हम आज जितने भी सेक्शन करने वाले हैं वो सभी सेक्शंस का सीक्वेंस हम लोग निमोनिक के साथ लर्न करेंगे. तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना. तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक. तो इतना तो आप लोग समझ ही गए हो कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जो कि इस एक्ट के शेड्यूल में बताया गया है कि स्टैंडिंग ऑर्डर टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि किस टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पर क्या है एक वर्कमैन एस्टैब्लिशमेंट में काम करेगा. और स्टैंडिंग ऑर्डर्स में कुछ मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं. कुछ याद आया? हम लोगों ने स्कूल के एग्जाम्पल के साथ रिलेट करके सारे मैटर्स को लर्न करा था. बस आई होप आपको नहीं भूलेंगे. जब अगर एग्जाम में कभी मैटर्स भूले तो स्कूल टाइम में पहुंच जाना, सारे मैटर्स खुद ब खुद याद आ जाएंगे. राइट? तो अब हम करते हैं सेक्शन 3. सेक्शन 3 है सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर. देखो, अभी जो स्टैंडिंग ऑर्डर है ना वो सर्टिफाई नहीं करा गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर. अब ये सेक्शन कहता क्या है? कहते हैं एक इंडस्ट्री है, एक एस्टैब्लिशमेंट है, XYZ एस्टैब्लिशमेंट है. हमको ये पता है कि एक एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर एक्ट कब अप्लाई होता है? जब पिछले प्रीसीडिंग ईयर में किसी भी एक दिन, मतलब 12 महीनों में किसी भी एक दिन अगर 100 और मोर वर्कर्स वाली कंडीशन पूरी हो जाती है तो उस एस्टैब्लिशमेंट पर क्या है, ये एक्ट अप्लाई हो जाता है. अब सपोज करो ये जो XYZ एस्टैब्लिशमेंट है, इसने ये वाली जो कंडीशन है 100 और मोर वर्कर्स वाली वो फुलफिल कर ली, वो पूरी कर ली है. तो नो डाउट अब इसके ऊपर एक्ट अप्लाई हो गया. तो कहते जब जिस दिन कहते इस एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर वो एक्ट अप्लाई हो गया ना, उस दिन से लेकर विद इन 6 मंथ्स, 6 महीनों के अंदर अंदर इस एस्टैब्लिशमेंट का ये जो एम्प्लॉयर है ना, ये पता क्या करेगा? ये सबसे पहले तो जो इनका ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर है उसकी 5 कॉपीज. नंबर 2, इस एस्टैब्लिशमेंट के जो वर्कर्स हैं उन वर्कर्स की डिटेल. नंबर 3, कहते हैं अगर इस एस्टैब्लिशमेंट की कोई ट्रेड यूनियन है, वो तो यूजुअली आमतौर पर होती ही है, अगर कहते हैं ट्रेड यूनियन है तो उस ट्रेड यूनियन की भी डिटेल. ये तीनों चीजें ये किसको भेजेगा एम्प्लॉयर? ये भेजेगा सर्टिफाइंग ऑफिसर को. इतना सबको समझ में आया कि एक एस्टैब्लिशमेंट है, उसने ये वाली कंडीशन पूरी करी तो एक्ट अप्लाई हो गया. एक्ट अप्लाई हो गया, जिस दिन अप्लाई हो गया उस दिन से लेकर विद इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर जो एम्प्लॉयर हैं वो ये तीनों चीजें, ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर की 5 कॉपीज, वर्कर्स की डिटेल, अगर कोई ट्रेड यूनियन है तो उस ट्रेड यूनियन की डिटेल, ये तीनों चीजें वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को सबमिट करेगा. क्लियर? अब इस सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये कुछ एम्प्लॉयर्स हैं सिमिलर इंडस्ट्री के ही, मतलब ये जो इंडस्ट्री है ना, इस इंडस्ट्री की सिमिलर इंडस्ट्री के ही ये क्या है, 2-3 एम्प्लॉयर्स हैं. ये एम्प्लॉयर्स को ये एक्ट यहाँ पे ये सेक्शन ये छूट देता है कि इंडिविजुअली अलग अलग ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने के बजाय ना ये लोग ज्वाइंटली भी स्टैंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं. क्लियर हुआ? कहते अगर कोई सिमिलर इंडस्ट्री के एम्प्लॉयर्स इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर ये एक्ट, ये जो सेक्शन है उनको ये छूट देता है कि वो लोग इंडिविजुअली ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बनाने के बजाय ज्वाइंटली ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर बना सकते हैं. तो आई होप ये आपको सेक्शन क्लियर हो गया होगा. अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 4, दैट इज कंडीशंस फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स. हमने अभी सेक्शन 3 में ये देखा कि जो एम्प्लॉयर है वो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर के कॉपीज भेज रहा है, वर्कर्स की डिटेल भेज रहा है सर्टिफाइंग ऑफिसर को. क्यों? ताकि वो सर्टिफाई कर दे उसके ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को. लेकिन अब ये मतलब तो नहीं है कि अगर एम्प्लॉयर ने उसको कॉपीज भेजी हैं तो वो तुरंत ही जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो सर्टिफाई कर देगा. वो कुछ कंडीशंस के बेसिस पर ही
क्या करेगा, सर्टिफाई करेगा। मतलब कुछ तो वो देखेगा ना कि हाँ ये चीज़ पूरी हो रही है, ये कंडीशन पूरी हो रही है, तभी मैं सर्टिफाई करूँगा। तो हम ये सेक्शन हमें वही बताता है कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पर सर्टिफाइंग ऑफिसर सर्टिफाई करेगा ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को। सबसे पहले तो कहते हैं कि सबसे पहले तो जो ये सर्टिफाइंग ऑफिसर है ना, ये हमारा क्यूट सा जो सर्टिफाइंग ऑफिसर देख रहे हो आप, ये क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। ये क्या करेगा, ये वेरीफाई करेगा कि ये जो एम्प्लॉयर है, इसने जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर जो बनाया है ना, उसमें जितने भी मैटर्स इन्वॉल्व हैं, मैटर्स हमने पढ़े थे ना कि एक वर्कर के प्रमोशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा, अगर वो लेट आएगा तो क्या होगा, उसको लीव कब कब वो ले सकता है, कब कब हॉलीडे हो सकती है, ये सारे जो मैटर्स इन्वॉल्व हैं, कहता है इसके ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में जो मैटर्स इन्वॉल्व हैं, क्या ये उनके साथ मैच करता है जो मैटर्स इस एक्ट के शेड्यूल में बताए गए हैं। इस एक्ट के शेड्यूल में सारे मैटर्स बताए गए हैं ना कि ये मैटर्स होंगे स्टैंडिंग ऑर्डर में। तो ये सर्टिफाइंग ऑफिसर ये देखेगा कि इसने जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर भेजा है, क्या वो सारे मैटर्स इस एक्ट के शेड्यूल वाले मैटर्स के साथ मैच करते हैं, ये बात ये देखेगा। नंबर 2, ये कंफर्म करेगा, अब ये सर्टिफाइंग ऑफिसर ये कंफर्म करेगा कि इस एम्प्लॉयर ने जो प्रोविजंस दी गई हैं इस एक्ट की, उसको फॉलो करा है या नहीं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मान के चलो, मानने के लिए सिर्फ कि हमारे एक्ट ने मान लो सिर्फ 5 मैटर्स बताए हैं, जस्ट एग्जाम्पल, ठीक है, सपोज करो सिर्फ 5 मैटर्स बताए हैं, लेकिन इस एम्प्लॉयर ने एक छठा मैटर भी ऐड कर दिया। भाई ये क्या, इसने तो लाइन ही क्रॉस कर दी, एक्ट में तो 5 बताए हैं, ये छठा कहाँ से ले आया। मतलब यहाँ पर इसने क्या करा, जो एक्ट के शेड्यूल में मैटर्स बताए हैं उसके बियॉन्ड इसने ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में मैटर्स लिखे हैं, तो ये गलत होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इस बात को भी कंफर्म करेगा कि इसने एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करा है या नहीं, ये कहीं अपने आगे बियॉन्ड ही तो नहीं चला गया, अपने आप से कुछ और ही तो नहीं चीजें ऐड करके बैठ गया, ठीक है। तो ये चीज को भी ये देखेगा। ये 2 पॉइंट समझ में आए। तो कहते हैं ये जो एक्ट जो है ना, ये इस सर्टिफाइंग ऑफिसर को ये पूरी अथॉरिटी देता है, पूरी पावर देता है कि तुम सर्टिफाई अगर करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो नहीं करो। मतलब अगर ये कंडीशंस नहीं पूरी हो रही तो ये सर्टिफाई नहीं करेगा। यहाँ पर सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास ये भी अथॉरिटी है कि अगर इसको लगता है कि जो एम्प्लॉयर ने ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर भेजा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होनी जरूरी है, कुछ इम्प्रूवमेंट होनी बनती है, तो ये कह सकता है कि इसमें पहले ये मॉडिफिकेशन करो अपने ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में। तो जब फिर वो मॉडिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद ही क्या है, वो सर्टिफाई करेगा। तो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से देखो, ये एक्ट है थोड़ा कंफ्यूजिंग सा, तो मैं इसलिए आपको हर सेक्शन को थोड़ा 2-2 बार रिपीट करके बताऊंगी ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बातें बैठ जाए, ठीक है। फिर से सुन लो, सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा, पहले तो वो ये वेरीफाई करेगा कि इस एक्ट के शेड्यूल में स्टैंडिंग ऑर्डर के जो मैटर्स बताए गए हैं और एम्प्लॉयर ने जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में जो मैटर्स बताए हैं, क्या ये आपस में मैच करते हैं या नहीं। नंबर टू वो देखेगा कि इसने एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करा है या नहीं, इसने अपने आप से कुछ खुद में ऐड ऑन तो नहीं कर दिया, जो बातें मैटर में एक्ट में बताई भी नहीं है एवं तो नहीं कुछ भी घुसोड़ दिया, ठीक है, ये भी वो कंफर्म करेगा। तीसरा, इसको इस एक्ट ने ये पूरी बात दी हुई है कि अगर तुम चाहते हो कि इस ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन होनी चाहिए तो तुम कह सकते हो, और जब वो मॉडिफिकेशन हो जाए तब तुम सर्टिफाई कर देना ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को। नंबर 5 दैट इज सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। देखो फ्रेंड्स, हमने समझा था सेक्शन 3 में कि जो एम्प्लॉयर है वो क्या करता है, 5 कॉपीज ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर के 5 कॉपीज सेंड करता है ना, वो सबमिट करता है ना सर्टिफाइंग ऑफिसर को। अब इस सर्टिफाइंग ऑफिसर ने पता क्या करा, उसमें से एक कॉपी क्या करी, उसने एस्टैब्लिशमेंट की ट्रेड यूनियन को। अगर एस्टैब्लिशमेंट में ट्रेड यूनियन नहीं है तो वर्कमैन का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको वो भेज देगा। क्यों, वो एक कॉपी उनको क्यों भेज रहा है,
वो इसीलिए भेज रहे फ्रेंड्स क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाए तो ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर है ये बनाए तो वर्कमैन के लिए गए हैं ना, कि भाई इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर वर्कमैन काम करेगा। सो दैट्स वाई ये सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा, एक कॉपी ट्रेड यूनियन को भेजेगा। अगर उस एस्टैब्लिशमेंट में ट्रेड यूनियन नहीं है तो वर्कमैन का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको भेजेगा, प्लस वो एक नोटिस भेजेगा। वो नोटिस क्या भेजेगा, क्यों, वो ये पूछना चाहता है, यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दे रहा है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। वो सर्टिफाइंग ऑफिसर कहेगा कि ये एक कॉपी ले लो, देखो और मुझे बताओ कि क्या आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन है, आप कोई मॉडिफिकेशन चाहते हो। तो उसने कहा कि मैं आपको जिस दिन नोटिस भेज रहा हूँ ना, उस दिन से लेकर विदिन 15 डेज 15 दिनों के अंदर अंदर मुझे बता दिया जाए कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं। अगर नहीं है फिर तो अच्छी बात है भाई, लेकिन सपोज करो ये जो ट्रेड यूनियन है ये कहते हैं हमें ऑब्जेक्शन है, हम चाहते हैं कि मॉडिफिकेशन हो। अब ध्यान से सुनो, ये नहीं कि ट्रेड यूनियन ने कहा हम चाहते हैं कि मॉडिफिकेशन हो, तो ये नहीं कि उन्होंने बोला और सर्टिफाइंग ऑफिसर जी तुरंत मान गए, हाँ जी ट्रेड यूनियन ने कहा है कि मॉडिफिकेशन होनी चाहिए तो फटाफट से मॉडिफिकेशन कर दी जाए। नहीं, यहाँ पर सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा, वो देखेगा कि वर्कर्स ने जो ट्रेड यूनियन ने जो डिमांड करी है कि मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, वो मॉडिफिकेशन होनी नेसेसरी भी है या नहीं, होनी चाहिए भी या नहीं, या फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं होनी। ठीक है, तो वो ये चीज़ देखेगा कि जो उन्होंने मॉडिफिकेशन बोली है क्या वो सच में होनी चाहिए। अगर तो उसको लगता है कि हाँ यार ट्रेड यूनियन वालों ने सही बोला है, ये मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, तो जब मॉडिफिकेशन हो जाएगी, मॉडिफिकेशन के बाद वो ऑर्डर पास कर देगा, मतलब वो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई कर देगा। लेकिन अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर को लगा कि ये जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, जो ये चाह रहे हैं कि मॉडिफिकेशन होनी चाहिए, वो मॉडिफिकेशन इतनी नेसेसरी नहीं है, नहीं ज़रूरत है उस मॉडिफिकेशन की, तो वो एज इट इज़ जैसा वो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर था ही वैसा ही क्या करेगा, बिना मॉडिफिकेशन करे ऑर्डर पास कर देगा। और सुनो, अब इसने जो फाइनलाइज कर दिया जिस स्टैंडिंग ऑर्डर को, जिस दिन इसने कर दिया उस दिन से लेकर 7 दिनों के विदिन ये क्या करेगा, उस फाइनलाइज्ड स्टैंडिंग ऑर्डर की क्या करेगा, ये कॉपी भेजेगा। किसको भेजेगा सर्टिफाइंग ऑफिसर, कॉपी ट्रेड यूनियन को, एम्प्लॉयर को, और अगर ट्रेड यूनियन नहीं है तो वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव को। एक बार फिर से सुन लो, देखो फ्रेंड्स मैं हर सेक्शन को 2 बार रिपीट कर रही हूँ, तो दैट डजंट मीन कि आप लोग वीडियो को स्किप करके आगे भाग जाओ। मैं चाहूँ तो एक बार बोल के जा सकते हो, मैं दूसरी बार इसलिए बोल रही हूँ आप लोग भी जब मैं दूसरी बार रिपीट करूँ तो मेरे साथ साथ बोल कर देखना, ताकि ये चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो अब सेकेंड टाइम आप भी मेरे पीछे पीछे रिपीट करो ताकि आपको साथ में साथ लर्न होता जाए। क्लियर? मैं फिर से बोल रही हूँ, एक थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए कह रही हूँ, अब सेकेंड टाइम मेरे साथ साथ रिपीट करना। तो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर क्या करता है, ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपीज 5 भेजता है, उसमें से एक कॉपी क्या करेगा सर्टिफाइंग ऑफिसर ट्रेड यूनियन को, अगर ट्रेड यूनियन नहीं है तो बोलो किसको, यस वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, साथ में एक नोटिस भेजेगा। नोटिस वो क्यों भेजता है, बोलो यस वेरी गुड, ताकि ये पता करने के लिए कि ट्रेड यूनियन को कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। वेरी गुड, आगे बोलो। ये वो क्या कहता है कि 15 दिनों के अंदर अंदर मेरे को बता दो आपको ऑब्जेक्शन है या नहीं है। अगर नहीं है तो ठीक है भाई, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो फिर वो ये देखेगा कि जो मॉडिफिकेशंस वर्कर चाह रहे हैं वो होने ज़रूरी है या नहीं। अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर को लगा कि हाँ ये मॉडिफिकेशन नेसेसरी है तो बोलो क्या होगा, यस वेरी गुड, फिर वो मॉडिफिकेशन होने के बाद वो ऑर्डर पास करेगा। लेकिन अगर उसको लगा कि मॉडिफिकेशन होनी ज़रूरी नहीं है तो बोलो यस वेरी गुड, फिर वो बिना मॉडिफिकेशन के ही ऑर्डर पास कर देगा। आगे बोलो, शाबाश लर्न हो रहा है ना आपको। तो फिर ऑर्डर पास जब उसने कर दिया उस दिन से लेकर 7 दिनों के अंदर अंदर वो क्या करेगा, फाइनलाइज्ड स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपी जो है सर्टिफाइंग ऑफिसर किस किस को भेजेगा, बोलो एम्प्लॉयर को भी भेजेगा, ट्रेड यूनियन को भी भेजेगा। अगर एस्टैब्लिशमेंट में ट्रेड यूनियन नहीं है तो किसको भेजेगा, बोलो वेरी गुड, वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव को। तो हो गया ये सेक्शन आप लोगों को लर्न। सेक्शन है सेक्शन नंबर 6 दैट इज अपील।
तो फ्रेंड्स कहते हैं एनी एग्रीव्ड पार्टी, मतलब एनी एग्रीव्ड पार्टी का मतलब जो पार्टी क्या है, सर्टिफाइंग ऑफिसर के डिसीजन से ना खुश है, सीधी बात। तो कोई भी एग्रीड पार्टी, वो पार्टी कहते हैं एम्प्लॉयर भी हो सकती है, वर्कर भी हो सकता है, ट्रेड यूनियन भी हो सकती है, अगर ट्रेड यूनियन नहीं है तो वर्कमैन का रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है। मतलब इनमें से अगर कोई भी जो है वो सर्टिफाइंग ऑफिसर के ऑर्डर से ना खुश है, कि उनको ऑब्जेक्शन है, तो वो लोग क्या है कहते हैं, अगर सर्टिफाइंग ऑफिसर द्वारा लिए गए डिसीजन से उनको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो लोग अपील कर सकते हैं। कहाँ पर कर सकते हैं? अपीलेट अथॉरिटी के पास, जिसको कौन अपॉइंट करती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो वहाँ पर वो लोग क्या है, अपील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, एग्रीड पार्टी तो इनमें से कोई भी हो सकता है। हम लोग ट्रेड यूनियन के एग्जाम्पल लेके इस पॉइंट को समझते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सपायर एस्टैब्लिशमेंट की ट्रेड यूनियन है। इन्होंने अभी हमने पिछले सेक्शन में समझा था कि जब सर्टिफाइंग ऑफिसर का नोटिस आया था तो उसने पूछा था कि क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं। मान के चलो ट्रेड यूनियन ने बोला था हाँ जी हमको ऑब्जेक्शन है, हम एक मॉडिफिकेशन चाहते हैं। लेकिन उस वक्त जो ये सर्टिफाइंग ऑफिसर था, इसको लगा कि इन्होंने जो डिमांड करी है मॉडिफिकेशन की, वो इतनी होनी जरूरी नहीं है। तो उसने बिना मॉडिफिकेशन करे ही क्या करा था, ऑर्डर पास कर दिया था। तो अब यहाँ पर ये लोग हो गए नाखुश कि ऐसे कैसे, सर्टिफाइंग ऑफिसर को हमने बोला था कि भाई ये मॉडिफिकेशन कर दो, उसने करे ही नहीं, उसको ये हमारी मॉडिफिकेशन की जो डिमांड थी वो एवं लगी और इसने क्या करा, बिना मॉडिफिकेशन के ऑर्डर पास कर दिया। तो इस ट्रेड यूनियन वालों के पास अब सेक्शन 6 ये राइट देता है कि जिस दिन वो क्या है, इसका ऑर्डर इसने पास करा ना, जिस दिन सर्टिफाइंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास करा, उस दिन से लेकर 30 दिन 30 दिनों के विद इन कहते हैं ये क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं एप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास। अब एप्रोप्रिएट अथॉरिटी देखेगी कि भाई सर्टिफाइंग ऑफिसर ने तो उस मॉडिफिकेशन को मना कर दिया था करने से, ये देखेगी। अब एप्रोप्रिएट जो अथॉरिटी है वो सोचेगी कि इस मॉडिफिकेशन को करना चाहिए या नहीं। अब यहाँ पर जो भी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी डिसीजन लेगी उसको फाइनल माना जाएगा। अगर एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को भी ऐसा लगता है, अपीलेट अथॉरिटी को भी अगर ऐसा लगता है कि यार ये मॉडिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, तो नहीं होगी। लेकिन अगर भले ही सर्टिफाइंग ऑफिसर ने उस मॉडिफिकेशन को करने से मना कर दिया था, लेकिन अगर कहते हैं अपीलेट अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि हाँ यार ये मॉडिफिकेशन तो होनी चाहिए थी, तो वो डिसीजन दे सकते हैं कि ठीक है मॉडिफिकेशन कर दी जाए। तो कहते हैं ये इसका जो भी फाइनल डिसीजन है वो उसकी कॉपी क्या है, ये इस डिसीजन की कॉपी 7 दिनों के अंदर अंदर भेजेगी। अब ये कॉपी किसको भेजेगी? ट्रेड यूनियन को भेजेगी, एम्प्लॉयर को भेजेगी, सर्टिफाइंग ऑफिसर को भी भेजेगी, और अगर ट्रेड यूनियन नहीं है तो वर्कमैन का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको भेजेगी। क्लियर हुआ? चलो आप जल्दी से मेरे साथ साथ रिवाइज करो ताकि आपको लर्न हो जाए। सेक्शन 6 क्या है कि अपील कर सकते हैं एनी एग्रीड पार्टी, कोई भी एग्रीड पार्टी, वो एम्प्लॉयर भी हो सकता है, ट्रेड यूनियन भी हो सकता है, बोलो बोलो और कौन हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड हमारे वर्कर। अगर ये लोग क्या है सर्टिफाइंग ऑफिसर के डिसीजन से नाखुश है तो ये क्या करेंगे, जिस दिन कहते हैं सर्टिफाइंग ऑर्डर क्या है, ऑर्डर पास कर देगा, उसके 30 कितने दिनों बाद बोलो, 30 डेज के विद इन ये लोग क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास। फिर अपीलेट अथॉरिटी का जो भी डिसीजन होगा उसको फाइनल माना जाएगा, और वो अपने फाइनल डिसीजन की कॉपी किसको देगी, बोलो बोलो, यस इन सभी को, ट्रेड यूनियन को भी, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन, एम्प्लॉयर्स को और सर्टिफाइंग ऑफिसर को भी, इन सभी को क्या है वो अपने फाइनल डिसीजन की कॉपी भेजेगी। कितने दिनों के अंदर अंदर, बोलो बोलो शाबाश, यस 7 डेज के अंदर अंदर इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 7, डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर तो बन गए, लेकिन कोई ये भी तो बता दो ये चालू कब से होंगे, ये अप्लाई कब से होंगे एस्टैब्लिशमेंट में, बताते हैं। देखो 2 सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो तो तब जब जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो ऑर्डर पास करता है तो उसके ऑर्डर से हो जाते हैं ना खुश, उसका ऑर्डर ही नहीं अच्छा लगा,
तो अपील कर देते हैं अपीलेट अथॉरिटी के पास एग्रीड पार्टी। तो ये एक तो सिनेरियो बना। दूसरा सिनेरियो, जब सर्टिफाइंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास करा, सब खुश हैं, कोई उसके अगेंस्ट नहीं है, कोई अपील नहीं करी जाती। तो चलो दोनों सिनेरियो में देखते हैं कि कब क्या है स्टैंडिंग ऑर्डर फिर अप्लाई होंगे। तो ये है कहते हैं एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या है, ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपीज भेजता है सर्टिफाइंग ऑफिसर को। वो सारी कथा तो आपको पता ही है, अब शॉर्टली समझो। सर्टिफाइंग ऑफिसर ने कर दिया ऑर्डर पास एंड कोई अपील नहीं करी गई। ये वो वाला सिनेरियो है। जब कहते हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास करा, तो ये क्या करता होता है, ये 7 दिनों के विद इन कॉपीज भेजता होता है ना। किसको कॉपीज भेजता होता है, ट्रेड यूनियन को, एम्प्लॉयर को और वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव को ये कॉपीज भेजता है ना। तो कहते डे ऑन विच कॉपीज सेंड, जिस दिन इनको कॉपीज सेंड हो गई उस दिन से लेकर 30 दिन के बाद, उस दिन जिस दिन कॉपी सेंड कर दी ना इसने अपने फाइनलिस्ट ऑर्डर की, उस दिन से लेकर 30 दिन बाद 31st डे 31वें दिन क्या है, फिर वो स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई हो जाएगा। वो क्या है, एस्टैब्लिशमेंट में चालू हो जाएगा, लागू हो जाएगा। क्लियर हुआ। सेकंड सिनेरियो, सर्टिफाइंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास करा, लो जी जनता होगी ना खुश, कर दी अपील इसके ऑर्डर के अगेंस्ट। कहाँ करी, एपीलेट अथॉरिटी के पास कर दी अपील। अब एपीलेट अथॉरिटी क्या है, अपना ऑर्डर पास करती है, ये भी तो डिसीजन देती है ना। तो जब इसने जो डिसीजन पास करा उसके 7 दिन बाद, ये भी तो कॉपीज भेजती है ना, तो उसके 7 दिन बाद क्या है, ऑर्डर अप्लाई हो जाएगा, लागू हो जाएगा एस्टैब्लिशमेंट में। समझ में आया। जब तो कहते अपील नहीं हुई, तो इसने जब तो सर्टिफाइंग ऑफिसर ने जब ऑर्डर की कॉपीज भेजी, तो जिससे ऑर्डर की कॉपीज भेजी, बोलो मेरे साथ, आपको याद हो गया कि नहीं। वेरी गुड, सब सही बोल रहे हैं। तो क्या है, 30 दिनों के बाद 31वें दिन क्या होगा, स्टैंडिंग ऑर्डर लागू हो जाएगा। चलो अब बोलो, अगर अपील करी तो वेरी गुड, अपीलेट अथॉरिटी के ऑर्डर पास करने के 7 दिन बाद क्या है, 7 दिन बाद क्या है, 8वें दिन फिर ये ऑर्डर अप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं, साथ साथ लर्न कर रहे हैं। चलो अब हम अपना नेक्स्ट सेक्शन करते हैं, दैट इज रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स। इसमें 2 बातें बताई गई हैं। ये सेक्शन बहुत ही सिंपल है, समझो। पहले तो कहते हैं जो हमारा फाइनलाइज्ड स्टैंडिंग ऑर्डर बन गया है उसको क्या है, रजिस्टर में मेंटेन करके रखेगा सर्टिफाइंग ऑफिसर। नंबर 2, ये वर्कर है, मान लो कोई भी पर्सन है, कहते हैं अगर क्या है वो फाइनलाइज्ड स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपी लेना चाहता है तो क्या वो ले सकता है, यस, उसको अलाउड है। लेकिन कैसे ले सकता है, वो क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा और जो प्रिस्क्राइब फीस बताई गई है वो फीस देकर वो क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर की जो फाइनलाइज स्टैंडिंग ऑर्डर है उसकी कॉपी ले सकता है। नेक्स्ट हमारा सेक्शन नंबर 9, दैट इज पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। तो ये है हमारा क्यूचू सा एम्प्लॉयर। ये क्या करेगा, कहते हैं प्रोमिनेंटली पोस्ट करेगा स्टैंडिंग ऑर्डर को। कौन सी लैंग्वेज में, नंबर 1 इंग्लिश में। इंग्लिश में तो कहते हैं वो पोस्ट करेगा ही करेगा। नंबर 2 लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज, अब वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, मराठी हो सकती है, बंगाली हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो ये एक इस्टेब्लिशमेंट है, ये इस्टेब्लिशमेंट है पंजाब में। अब यहाँ की लोकल लैंग्वेज पंजाबी है, तो मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या करेगा, इंग्लिश में तो डिस्प्ले करेगा ही करेगा। नंबर 2 लोकल लैंग्वेज कौन सी, वो पंजाबी में भी क्या करेगा, पोस्ट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं वो स्टैंडिंग ऑर्डर को वो ऐसे ही नहीं कहीं भी दीवार पे चिपका के चला गया, वो क्या करेगा, उसको बोर्ड पर डिस्प्ले करेगा। एक स्पेशल बोर्ड के ऊपर क्या है, डिस्प्ले करेगा। वो बोर्ड कहाँ लगाया जाएगा, वो बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट की एंट्रेंस के अराउंड, एंट्रेंस के आसपास ही लगाएगा, ताकि आते जाते वर्कर्स की निगाह क्या है, सीधी निगाह उस स्टैंडिंग ऑर्डर के ऊपर पड़ जाए। क्लियर हुआ। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन नंबर 10, दैट इज ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो सुनो, कहते अगर वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ है फ्रेंड्स मॉडिफिकेशन के रिलेटेड, तो
एक बार अगर कहते हैं ऑर्डर पास हो गया ना, एक बार अगर स्टैंडिंग ऑर्डर पास हो गया तो 6 मंथ्स तक, 6 महीने तक नो मॉडिफिकेशन, कोई मॉडिफिकेशन फिर नहीं करी जाएगी। लेकिन अब मान लो 6 मंथ्स पूरे और वर्कमैन या फिर ट्रेड यूनियन या फिर एम्प्लॉयर चाहते हैं कि मॉडिफिकेशन करी जाए, तो फिर जो उनकी न्यू मॉडिफिकेशन है ना, उसकी 5 कॉपीज क्या है, सबमिट करेंगे। ये तो बात थी तब की जब वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था। अब सुनो, वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में अग्रीमेंट हुआ था। अग्रीमेंट के द्वारा ये लोग चाह रहे हैं मॉडिफिकेशन करने स्टैंडिंग ऑर्डर में। तो उस जो मॉडिफिकेशन की 5 कॉपी तो लगेगी ही लगेंगी, साथ में एक कॉपी ये लोग अपने अग्रीमेंट की भी सेंड करेंगे। समझ में आया? एक बार फिर से सुन लो, अब आपने मेरे पीछे पीछे बोलना है ताकि आपको लर्न हो जाए। सबसे पहला सिनेरियो कौन सा था? जब वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था, तो कहते हैं एक बार अगर ऑर्डर पास हो गया तो 6 मंथ्स तक फिर कोई मॉडिफिकेशन नहीं करी जाएगी। 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो फिर आपको उस न्यू मॉडिफिकेशन की कितनी कॉपीज बोलो? यस, 5 कॉपीज सबमिट करनी पड़ेंगी। सेकंड सिनेरियो, वर्कमैन और एम्प्लॉयर के बीच में अग्रीमेंट था मॉडिफिकेशन के लिए, तो उस न्यू मॉडिफिकेशन की कितनी कॉपीज बोलो? 5 कॉपीज, प्लस यहाँ पर अब उस अग्रीमेंट की कॉपी भी साथ में लगेगी। तो आई होप आपको ये सेक्शन भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 10A, दैट इज पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस। फ्रेंड्स, ये वर्कर देख रहे हो आप, कहते हैं इसने ना एक मिसकंडक्ट करा है। अच्छा जी, हाँ जी, और तो और इसको ना सस्पेंड कर दिया गया, इस वर्कर को मिसकंडक्ट करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ, इनके पास कोई ये पक्का प्रूफ नहीं है कि मिसकंडक्ट इसी ने करा था। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। तो फ्रेंड्स, अगर जब तक ये इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती, ये प्रूफ नहीं हो जाता कि मिसकंडक्ट इसी ने करा था, तो जिस दिन इसको सस्पेंड करा गया ना, उस दिन से लेकर 90 डेज, 90 दिनों तक ये एम्प्लॉयर की, याद रखना, एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस वर्कर को उसकी वेजेस का 50% दे। नंबर 2, अभी भी चल रही है इन्वेस्टिगेशन, 90 दिन भी पूरे हो गए जी, बियॉन्ड 90 डेज का टाइम हो गया, 90 दिन भी पार कर डाले, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है। तो यहाँ पर अब एम्प्लॉयर की क्या ड्यूटी बनती है कि इस वर्कर को उसकी वेजेस का 75% दे। लेकिन एक कंडीशन है। अब सपोज करना ये मान लो इंक्वायरी करने वाली कमेटी के बंदे हैं, ठीक है, सपोज करो इनको 90 दिन से भी ऊपर का टाइम इसलिए लग गया बिकॉज इस वर्कर ने करी कुछ छेड़खानी, इसने करी कुछ ऐसी हरकत, इसने कोई ऐसी हरकत करी, कोई ऐसी मान लो बात करी जिसकी वजह से इनको 90 दिन से ज़्यादा का टाइम लग गया इन्वेस्टिगेशन पे। तो इस केस में फिर इसको कुछ नहीं मिलेगा, कोई ये 75% वेजेस का इसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि देरी इसी ने करवाई है, इसकी गलती की वजह से हुई है। लेकिन अगर ये जो इंक्वायरी कमेटी है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको 90 दिन के ऊपर टाइम लग गया इन्वेस्टिगेशन में और इसकी कोई गलती नहीं है, उन्हीं से टाइम इतना लग गया है, तब एम्प्लॉयर की ये ड्यूटी बनती है कि उसको उसके वेजेस का 75% दे। क्लियर हुआ ये पॉइंट आपको? और इस सेक्शन में क्या बताया गया है, कहते हैं कि जो डिस्प्यूट हुआ है, अगर वो डिस्प्यूट सब्सिस्टेंस अलाउंस के अंडर आता है, तो यहाँ पर वर्कमैन और एम्प्लॉयर के पास ये राइट है कि वो उस डिस्प्यूट को लेबर कोर्ट में लेके जा सकते हैं। आई होप आपको सेक्शंस अच्छे से समझ में भी लगे होंगे एंड क्लास में लर्न भी हो गए होंगे। लेकिन अब बारी है इनको सीक्वेंस वाइज इनके पॉइंट्स को लर्न करने की, तो वो हम करेंगे निमोनिक से एज यूजुअल, जैसे हम हमेशा करते ही हैं। तो आज भी हम दो दोस्तों के कन्वर्सेशन से पॉइंट्स लर्न करेंगे। उन दोनों की बातचीत को याद रख लेना, एग्जाम में आपको सारे पॉइंट सीक्वेंस वाइज याद आ जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये है दो दोस्त, ये है सुंदर सी पिंकी, ठीक है, ये है उसका दोस्त टिंकू,
ये पिंकी है, ये टिंकू है। तो अब ना सपोज करो इसके ना स्कूल में इसको प्रोजेक्ट मिला है, इसको ना ड्राफ्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है, ड्राफ्ट के ऊपर, और इसको आता नहीं है। ये गई चिंकू के पास हेल्प लेने, कहते हैं यार प्लीज़ मेरे को ना ड्राफ्ट के ऊपर ना प्रोजेक्ट सबमिट करना है, प्लीज़ प्लीज़ तू बना देगा। टिंकू कहता अब आया मौका, कहता तू मेरे को अपना सर, मैं एक कंडीशन पे, एक शर्त पर ही तेरे को तेरा प्रोजेक्ट बना के दूंगा, अगर तू कहता मेरे को अपना सर्टिफिकेट, तू मेरे को अब दिखा अपने डांस कंपटीशन के सर्टिफिकेट। तू मेरे को दिखा नहीं रही थी ना, बहुत बोल रही थी कि नहीं नहीं तू मेरे सर्टिफिकेट को खराब कर देगा, मैं नहीं दिखाऊंगी। अब भाई कहता तू चल, कहता एक शर्त पे देखो दूंगा मैं बना के प्रोजेक्ट, पहले मेरे को सर्टिफिकेट दिखा। अब पिंकी बेचारी कहती यार प्रोजेक्ट भी बनवाना है और थोड़ा डर भी लग रहा है अगर इसने खराब कर दिया तो। कहती अच्छा सर्टिफिकेट तो दिखाऊंगी, लेकिन अगर तूने मेरे सर्टिफिकेट के साथ कोई गड़बड़ी करी ना तो अपील, मैं ना शिकायत कर दूंगी तेरी मम्मी के पास। वो कहता मेरी बात सुन, अगर चाहती है ना ऑपरेशन शुरू हो जाए, तेरे प्रोजेक्ट का काम शुरू हो जाए, चलो अच्छा बच्चे बन के मेरे को अपना सर्टिफिकेट दिखाओ। तो पिंकी अभी भी थोड़ा डरी हुई है, यार क्या करूं। वो कहते अच्छा, वो क्या करती है फटफट जाती है एक रजिस्टर उठा के ले आती है। तो टिंकू कहता ये रजिस्टर क्यों लेके आई। वो कहती इसमें पोस्ट कर, अपने हाथों से लिख। वो कहता क्या लिखूं। वो कहती लिख कि अगर मैंने कोई भी तेरे सर्टिफिकेट में मॉडिफिकेशन करी, मतलब कुछ भी गड़बड़ी करी, कोई भी चेंज करी, कुछ भी उल्टा पुल्टा लिखा तो जो भरपाई करके देगा, फिर ना पेमेंट मैं तेरे से लूंगी, पैसा लूंगी मैं तेरे से, मेरा सर्टिफिकेट खराब करने के बदले में ना भरपाई मैं तेरे से ही करवाऊंगी। तो ये टिंकू कहता ठीक है यार, इतना भी नहीं यकीन करती है, पकड़ा रजिस्टर, लिख देता हूँ अपने हाथों से कि अगर भाई तेरे रजिस्टर में मैंने कुछ भी गड़बड़ी करी तो मैं तेरे को बदले में पैसे दे दूंगा। तो पिंकी खुश हो गई, कहती हाँ अब मेरे को तसल्ली है, चल शुरू कर दे काम मेरे ड्राफ्ट का बनाने का। आई होप आपको पिंकी एंड टिंकू के कन्वर्सेशन से ये सारे पॉइंट सीक्वेंस वाइज लर्न हो गए होंगे। देखो फ्रेंड्स, इसके जो सेक्शन है 3, 4, 5, 6, 7, 8 वो सीक्वेंस वाइज है, तो इनकी बातचीत से जब आपको याद रह जाएगी तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद आ जाएगा कि कौन सा पॉइंट कौन से मतलब कब आना है, ठीक है, कौन सा पहले आना है, कौन सा बाद में आना है, राइट। तो यही मेरा पर्पस था कि आपको सीक्वेंस वाइज ये सारे पॉइंट्स क्या है लर्न हो जाए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, कोई डाउट हो तो बेझिझक वो भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड फॉर मोर वीडियोस प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।